हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है जोरावर क्लासेस में। और हम करेंगे अपने नेक्स्ट सीडीपी के क्वेश्चंस, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चंस। और अगेन क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा हाई ही है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस आपको करने ही पड़ेंगे और इनसे थोड़ा सा डील करना ही पड़ेगा और थोड़ा सा खुद भी सोचना पड़ेगा। मैं आप लोगों से सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप सभी जो हैं अपना दिमाग भी बहुत एक्टिवेट करें। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि आप क्रिटिकली सोचें क्वेश्चंस को, ठीक है। एज इट इज वो ना लें जो सिर्फ मैं दे रही हूँ, थोड़े क्वेश्चंस आपको भी पुटअप करने चाहिए। मींस अगर आप एज इट इज ना लें, अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो उसको सर्च करना सीखें। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि सर्च करना सीखो, क्योंकि जब तक आप खुद सर्च नहीं करोगे ना, मैं आपको कितने डाउट्स क्लियर करा दूं, लेकिन वो सिर्फ मेरी नॉलेज तो बहुत इनहेंस हो रही है क्योंकि मैं खुद पढ़ रही हूँ आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। लेकिन अगर आप खुद अपने डाउट क्लियर करने की पहले कोशिश करेंगे तो उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आप एक चीज ढूंढेंगे, आपको 10 चीजें और पता चलती हैं। ये मतलब मेरा एक्सपीरियंस है लाइफ में कुछ भी लर्न करने का, क्योंकि मैंने बहुत सर्चिंग की है। मतलब दूसरों से पूछने से पहले मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं पूरा सर्च करूं, भले मैं गूगल पे सर्च करूं, भले मैं आर्टिकल्स पढ़ूं, भले मैं पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ूं, लेकिन मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं डिफरेंट रिसोर्सेज से फटाफट से वो चीजें, मतलब जो डाउट्स हैं फटाफट से मेरे क्लियर हों, ये मुझे रहता है। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग ये चीजें रखें, है ना। ये जस्ट एक मेरी तरफ से सजेशन है आप लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपने नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस को। द चीफ पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन टीचर मेड एंड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट लाइज इन द एरिया ऑफ। तो ये कह रहे हैं कि जो टीचर टेस्ट बनाते हैं स्कूल में और एक होते हैं स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, ठीक है, जो बाहर से बनते हैं। इसमें आप सीटेट को ले सकते हैं, ठीक है, या फिर इसमें बोर्ड के एग्जाम्स को भी आप ले सकते हैं। टीचर मेड टेस्ट क्या होते हैं? जब आप यूटी लेते हैं, आप यूनिट टेस्ट ले रहे हैं, आप पीरियोडिक टेस्ट ले रहे हैं, कोई असेसमेंट कर रहे हैं क्लासरूम में, तो ये टीचर मेड टेस्ट होते हैं जिनको टीचर अपने लेवल पर कर लेते हैं। तो आपको ये बताना है कि इन दोनों के बीच मेन डिफरेंस किस चीज को लेकर आता है। तो पहला है निष्पक्षता को लेकर, ऑब्जेक्टिविटी को लेकर, मानदंड यानी कि नॉर्म्स को लेकर, मार्केबिलिटी को लेकर, या फिर ओवरऑल क्वालिटी को लेकर, ठीक है। अब देखिए स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो होते हैं वो प्रॉपर नॉर्म्स के आधार पर बनते हैं, यानी कि कुछ मानक होते हैं, उनको फॉलो किया जाता है। लेकिन जब हम टेस्ट लेते हैं क्लासरूम में तो हम इतने नॉर्म्स पर नहीं जाते हैं, नॉर्म्स को बिल्कुल फॉलो हम नहीं करते हैं, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी हम टेस्ट में रखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी द आंसर शुड बी बी, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिविटी का क्या मतलब होता है? निष्पक्षता को, अपना बायसनेस जो है वो ऑब्वियसली टीचर जब टेस्ट बनाता है तो अपना बायसनेस हटाकर ही बनाता है। ऐसा नहीं होता कि वो 10 इन बच्चों के बारे में सोचता है कि बहुत हाईली इंटेलिजेंट है तो केवल इनको ही ध्यान में रखकर बनाऊं, या फिर बहुत स्लो है तो उन्हें, हमें ओवरऑल मिक्सचर बनाना होता है टेस्ट में, ठीक है, जो हर बच्चा कर पाए। तो ऑब्जेक्टिविटी होती है टीचर का खुद का बायसनेस भी नहीं होना चाहिए, और वो होता भी नहीं है जनरली जब टीचर टेस्ट बनाता है, ठीक है। तो वो ही नहीं सोचता कि नहीं भाई बच्चे हैं बेचारे, चलो कोई नहीं, इनके लिए बहुत ईजी बना देते हैं। तो आई डोंट थिंक्स कि टीचर इस तरह की टेस्टिंग करते हैं। नेक्स्ट है मार्केबिलिटी, योग्यता। तो योग्यता तो भाई दोनों के ही होती है, ऐसा कुछ नहीं है। ओवरऑल क्वालिटी का भी फैक्टर होता ही है। लेकिन अगर मेजर डिस्टिंक्शन की बात करें कि चीफ पॉइंट क्या होता है, तो मेरे अकॉर्डिंग नॉर्म्स होगा, क्योंकि स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो होते हैं वो प्रॉपर नॉर्म्स, उनके कुछ मानक होते हैं, मानदंड होते हैं जिनको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। लेकिन टीचर जब टेस्ट बनाता है तो वो इतना वो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करता है उनको। नेक्स्ट देखते हैं साइकोलॉजीज मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन टू एजुकेशन लाइज इन। तो यानी कि शिक्षा में मनोविज्ञान का सबसे बड़ा योगदान क्या है, ये आपसे पूछा गया है। यानी कि अगर आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो वो क्यों पढ़ रहे हैं आप? अगर आप भी, जैसे मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, आप क्यों पढ़ रहे हैं, आप क्यों पढ़ना चाहते हैं साइकोलॉजी को, चाइल्ड साइकोलॉजी आप क्यों पढ़ रहे हैं और इसका क्या रीजन है, तो वो आपको बताना है। कि एजुकेशन सिस्टम में अगर हमें जाना है, क्योंकि हम भी स्टेक होल्डर्स जैसे मैं तो बनी हुई हूँ, आप लोग भी आगे चलकर स्टेक होल्डर्स बनेंगे। स्टेक होल्डर्स का मतलब है कि आपकी भी जिम्मेदारी होगी उस एजुकेशन सिस्टम को चलाने की। बच्चे हो गए, पेरेंट्स हो गए, एसएमसी मेंबर्स हो गए, प्रिंसिपल्स हो गए, ये सब स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो आपको ये बताना है कि क्या कंट्रीब्यूशन है। डिफाइनिंग द गोल्स फॉर विच द टीचर शुड स्ट्राइव, कि भाई ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि क्या लक्ष्य है और टीचर को फिर उनके लिए प्रयास करना चाहिए। प्रोवाइडिंग ए साइंटिफिक फाउंडेशन फॉर द आर्ट ऑफ टीचिंग, या फिर केवल एक साइंटिफिक फाउंडेशन आप प्रोवाइड करेंगे कि ठीक है वैज्ञानिक आधार आपने इसको दे दिया है, ठीक है। या फिर थर्ड है कंपेयरिंग रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ द वेरियस टीचिंग मेथड्स, या फिर आप डिफरेंट टीचिंग मेथड्स की जो है तुलना करेंगे और उनकी प्रभावशीलता को देखेंगे। या फिर आइडेंटिफाइंग पोटेंशियली सक्सेसफुल एजुकेशनल प्रोसीजर्स, या फिर जो भी एजुकेशनल प्रोसीजर्स होते हैं, शैक्षिक प्रक्रियाएं होती हैं, सफल शैक्षिक प्रक्रियाएं होती हैं, उनको पहचानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन अगेन क्वाइट कंफ्यूजिंग थोड़ा सा,
लेकिन चलो मैं अपने अकॉर्डिंग बता देती हूँ आपको। वैसे आपको कहीं क्वेश्चन ये मिले तो जरूर देखना। वैसे आंसर की तो देखो अब हम कहाँ से लाएंगे कि मुझे खुद नहीं पता है कि आंसर की कहाँ से कौन से क्वेश्चन है कहाँ से लिए गए हैं, नहीं पता है, रैंडम क्वेश्चंस है। तो हम बस कोशिश करेंगे अपना दिमाग चलाने की थोड़ा सा कि क्या हो सकता है आंसर। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑप्शन में देखेंगे तो आपको यहाँ पर गोल्स डिफाइन करने, लक्ष्य निर्धारित करते हैं आप, और फिर टीचर जो है उन लक्ष्यों की तरफ भागता है, प्रयास करता है एक तरह से। तो जब हम फिलॉसफी की बात करते हैं, है ना, दर्शन शास्त्र की बात करते हैं, साइकोलॉजी की बात करते हैं, देखो साइकोलॉजी एक साइंस होती है, ये तो हम सबको पता है कि इट इज अ साइंस। तो अगर हम बी ऑप्शन पर जाए तो साइंटिफिक फाउंडेशन प्रोवाइड करती है आर्ट ऑफ टीचिंग के लिए। तो ये एक छोटा सा मेरे हिसाब से लक्ष्य हो जाएगा, ये छोटा सा आप क्या होगा कि ठीक है ये साइंटिफिक फाउंडेशन प्रोवाइड करती है आर्ट ऑफ टीचिंग के लिए। मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कि जब हम एम्स ऑफ एजुकेशन या गोल्स ऑफ एजुकेशन बनाते हैं तो हम साइकोलॉजी को भी पढ़कर ध्यान में रखकर बनाते हैं। तो किस एज का बच्चा किस लेवल में है, उसके लिए क्या प्रॉपर एम्स होने चाहिए, बच्चों की इमोशनल नीड्स क्या होती हैं, बच्चों की सोशल नीड्स क्या होती हैं, हम सब साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। तो ये सब एम्स ऑफ एजुकेशन डिफाइन करते हैं। तो साइकोलॉजी का हम मान सकते हैं कि एम्स ऑफ एजुकेशन को डिफाइन करने में हेल्प करता है। इसी तरह से अगर ये क्वेश्चन फिलॉसफी पर बनता, ठीक है, फिलॉसफी और एजुकेशन पर बनता, तो भी हम ये बात कह सकते थे कि इसमें ये गोल्स ऑफ एजुकेशन को सेट करने में हमारी हेल्प करती है। ठीक है, सिर्फ साइंटिफिक फाउंडेशन कहना गलत होगा। कंपेयरिंग रिलेटिव, ये तो कंपैरिजन तो ऐसा कुछ करते नहीं है हम टीचिंग मेथड्स में यहाँ पर। उसके बाद आइडेंटिफाइंग पोटेंशियली सक्सेसफुल एजुकेशनल प्रोसीजर्स, तो देखो ये दोनों चीजें जो है ना छोटी चीजें हैं, ब्रॉड टर्म नहीं है, जबकि गोल्स ऑफ एजुकेशन हमारे लिए ब्रॉड टर्म्स हो जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू मी अगेन। ठीक है, वही मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊंगी आपको। नेक्स्ट है, इन द फाइनल एनालिसिस द की टू मोटिवेशन इन द क्लासरूम इज, जब अंतिम विश्लेषण में कक्षा में प्रेरणा की कुंजी क्या होता है। ठीक है, कि आप मोटिवेट कर पाए बच्चों को, इसकी मेन एनालिसिस आप क्या निकल कर आपके लिए आता है कि द इंटरेस्ट इनहेरेंट इन द सब्जेक्ट मैटर, मतलब जो सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट है, विषय वस्तु निहित रुचि है, इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। टीचर की पर्सनैलिटी से बहुत मिलेगा, या फिर जो करिकुलर एक्सपीरियंस उनको मिल रहे हैं उनके थ्रू मिलेगा। जो सुटेबिलिटी कितनी है, जो आप करिकुलर एक्सपीरियंसेस दे रहे हैं, क्या वो बच्चे को मोटिवेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इमोशनल क्लाइमेट क्लासरूम का कैसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। जितने भी आप करिकुलर एक्सपीरियंसेस दे जा रहे हैं इसमें सब कुछ आ जाता है। आप किस तरह से पढ़ा रहे हैं, आप किस तरह का एनवायरनमेंट बच्चे को दे रहे हैं, जो जितने भी करिकुलर एक्सपीरियंसेस हैं वो डिपेंड करेंगे, उनसे डिपेंड करेगा कि क्लासरूम में मोटिवेशन लेवल कितना हाई होगा। अगर आप बहुत अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट के अंदर जो है बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उसको हर करिकुलर एक्सपीरियंस मतलब अच्छे वाले अनुभव दे रहे हैं, उसको पढ़ाने के सही तरीके के साथ कर रहे हैं, प्रॉपर टीचिंग एड्स यूज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि मोटिवेशन लेवल थोड़ा सा बच्चे में हाई होगा। तो अकॉर्डिंग टू मी इट शुड बी। देखो सिर्फ टीचर की पर्सनालिटी से कुछ फर्क नहीं पड़ता, केवल सब्जेक्ट मैटर से मोटिवेशन नहीं आता है। ये तो फर्स्ट दो ऑप्शन तो बिल्कुल बेकार है। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, इमोशनल क्लाइमेट क्लासरूम का, तो केवल इमोशनल क्लाइमेट से जो है मोटिवेशन नहीं आता है। हाँ, इससे बच्चा जो है सेटिस्फाई जरूर हो जाता है कि ठीक है उसकी नीड्स को भी देखा जा रहा है, बस ये चीज है। लेकिन करिकुलर एक्सपीरियंस की सुटेबिलिटी कितनी ज्यादा होगी, इससे मोटिवेट बच्चा हो सकता है। ऑप्शन नंबर 3 अकॉर्डिंग टू मी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, क्लासरूम डिसिप्लिन शुड बी ओरिएंटेड टुवर्ड्स द, जो क्लासरूम डिसिप्लिन है वो किस तरफ बढ़ना चाहिए, ये पूछा है। टुवर्ड्स द प्रमोशन ऑफ, किस चीज का प्रमोशन करेगा, सोशल कंफर्मिटी की, कि सामाजिक अनुरूपता की, स्वदिशा सेल्फ डायरेक्शन दिखाएगा, पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट के लिए, या फिर एक्सेप्टेबल क्लासरूम बिहेवियर। तो सोशल कंफर्मिटी और सेल्फ डायरेक्शन क्लासरूम डिसिप्लिन शुड बी, तो क्लासरूम डिसिप्लिन जो है वो कैसा होना चाहिए ये पूछा गया है। तो सोशल कंफर्मिटी के लिए तो ऑब्वियसली नहीं होता है, स्वयं को दिशा दिखाने के लिए हो सकता है, पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट के लिए, या फिर एक्सेप्टेबल क्लासरूम बिहेवियर के लिए। तो डिसिप्लिन जो है वो हमेशा हम एक्सेप्टेबल क्लासरूम बिहेवियर के लिए नहीं करते हैं, इसमें बच्चे का खुद का भी होना चाहिए, हम सेल्फ डायरेक्ट उसको करना चाहते हैं क्लासरूम डिसिप्लिन के थ्रू। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आंसर क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो सकता है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि यहाँ पर पर्सनल और सोशल एडजस्टमेंट की बात है। जब क्लासरूम डिसिप्लिन की बात आती है तो यहाँ पर केवल आप नहीं है, यहाँ पर आपके साथ बहुत सारे बच्चे भी हैं जिनके साथ आपको सोशली एडजस्ट करना पड़ेगा, टीचर के साथ भी, अपने पीयर्स के साथ भी। तो मेरे हिसाब से पर्सनल और सोशल एडजस्टमेंट जो होता है वो डिसिप्लिन मतलब ओरिएंटेड होना चाहिए, जो क्लासरूम डिसिप्लिन है, कि आप पर्सनल एडजस्टमेंट भी कर सके और आप सोशल एडजस्टमेंट भी कर सके। ठीक है, तो ये मेरे अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में। तो देखिए जो ऑडियो विजुअल एड्स है वो क्या मानकर चलना चाहिए, शिक्षक द्वारा जो ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं उस पर विचार किया जाना चाहिए कि वो क्या है। तो वो पारंपरिक शिक्षण के लिए स्थानापन्न है कि भाई ट्रेडिशनल टीचिंग जो है उसका सब्स्टिट्यूट आ गया, आपके पास ऑल्टरनेटिव आ गया है। सप्लीमेंट है अदर डिवाइसेस को लेकर, जो दूसरी डिवाइसेस होती है टीचिंग की उनके लिए अन्य उपकरणों के लिए पूरक है। या फिर डिवाइस विच सेव्स टीचर्स प्रिपरेशन, जो शिक्षक की तैयारी को बचाता है एक तरह से। या फिर प्लीजेंट चेंज फ्रॉम क्लासरूम रूटीन, या फिर कक्षा की दिनचर्या से एक सुखद परिवर्तन हो सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन मुझे भी कंफ्यूज कर रहा है, आई होप कि आप लोगों को भी शायद कंफ्यूज करेगा, लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग बता देती हूँ। थोड़ा सर्च करना है इस क्वेश्चन के बारे में, है ना, कि एग्जामिनर क्या सोचेगा मुझे नहीं पता, लेकिन जो मुझे लग रहा है मैं बता सकती हूँ। ये तो नहीं होगा डेफिनेटली कि टीचर की प्रिपरेशन का टाइम बचाता है, ऐसा कुछ नहीं है। सप्लीमेंट होगा अदर सब्स्टिट्यूट फॉर ट्रेडिशनल टीचिंग। देखो ट्रेडिशनल टीचिंग जो है ऑब्वियसली उससे तो बेटर ही है ऑडियो विजुअल टीच, क्योंकि ट्रेडिशनल टीचिंग जो होता है ना, तू पढ़, तू खड़ा हो जा, तू पढ़ ले, तुम खड़ी हो जाओ, तुम पढ़ लो, यहाँ से यहाँ तक तुम पढ़ लो, फिर क्वेश्चन आंसर करा देते हैं, ये हो गया लेक्चर मेथड बेस्ड। तो वो सारी ट्रेडिशनल टीचिंग अप्रोच थी जिसमें सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन होता था, सिर्फ टीचर बोलता था, बच्चे सुनते थे या लिखते ही रहते थे या फिर पढ़ते ही रहते थे, मतलब खड़े होकर तुम पढ़ रहे हो विदाउट अंडरस्टैंडिंग। तो वो ट्रेडिशनल अप्रोच है थी। तो देखो उसका सब्स्टिट्यूट अकेला तो नहीं होगा ये, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। ऑडियो विजुअल एड जो है वो ऑब्वियसली ट्रेडिशनल टीचिंग से तो बेटर है, लेकिन ये कह रहे हैं कि उसका स्थानापन्न इसके द्वारा हुआ है, तो ये एक प्रॉपर टर्म हम नहीं मानकर चल सकते हैं। तो ए और सी तो हम इस तरह से काट सकते हैं। अब बात आई बी की और डी ऑप्शन की। तो बी ऑप्शन कहता है कि सप्लीमेंट टू अदर डिवाइसेस फॉर टीचिंग। तो ये दूसरी डिवाइसेस जो होती है टीचिंग की उनका सप्लीमेंट हो सकता है, यानी कि और भी, जैसे कि आप डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है आपका, या फिर आप सपोज आप एक्सकर्जन पर ले जाना चाहते हो लेकिन फिर आप ऑडियो विजुअल एड दिखा देते हो, इस तरह की चीजों की बात हो रही है, ठीक है, कि उनके लिए सप्लीमेंट हो सकता है। या फिर एक प्लीजेंट चेंज है क्लासरूम रूटीन से। तो गाइस देखो मैं बी और डी में बहुत कंफ्यूज हूं थोड़ी सी, लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग आंसर बताऊं तो मुझे लग रहा है डी होना चाहिए, क्योंकि ये वाला और ये वाला जो है ए और बी जो है थोड़े से मुझे सिमिलर लग रहे हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैं अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन जो है आपको डी बताऊंगी। आपको कुछ और लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों की राय जो है बहुत इफेक्टिव हो, मतलब अगर मेरे को टाइम मिलेगा पढ़ने का तो मैं पढ़ूंगी, और दूसरे बच्चे भी आपकी राय पढ़ेंगे और अपनी भी राय आप दोगे तो आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी कि आप लोग क्या सोचते हो ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जो टीचर जो है सोचता है कि भाई ठीक है क्लासरूम में हम डेली पढ़ा रहे हैं, आज हम इनको ऑडियो वीडियो दिखाते हैं, है ना, थोड़ा सा चेंज करते हैं और ऑडियो वीडियो के थ्रू इनको पढ़ाते हैं, तो एक प्लीजेंट एक्सपीरियंस हो सकता है ये मेरे अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर डी शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट चलते हैं, वाइल इवेल्युएटिंग स्टूडेंट्स आंसर बुक्स द टीचर शुड बी। जब बच्चों की आंसर बुक्स को आप इवेल्युएट कर रहे हो, आप उनके पेपर चेक कर रहे हो, तो आपको कैसा होना चाहिए? स्ट्रिक्ट होना चाहिए, बहुत ही सख्त हो जाओ। लीनियंट मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे उदार होगा, इट्स नॉट रोगी, इट्स उदार, ठीक है, सॉरी फॉर द मतलब टाइपिंग एरर, उदार होगा यहाँ पर, ठीक है, कि आप उदार रूप से उसकी वो कर रहे हैं कि ठीक है बेटा चलो इसने 2-3 लाइनें छोड़ दी, कोई नहीं, फिर भी 5 में से 5 दे दिए, चलो 2 लाइन लिख दी है, 4 नंबर का क्वेश्चन है फिर भी 4 दे दिए, ये होती है लीनियंट। स्ट्रिक्ट जब उसने पूरा अच्छे से लिखा है लेकिन स्टिल आप कंजूसी कर रहे हो, मार्क्स नहीं दे रहे हो। ऑब्जेक्टिव मतलब जो है आप ऑब्जेक्टिव यहाँ पर निष्पक्ष होगा, ये उद्देश्य नहीं होगा, निष्पक्ष, ठीक है, उद्देश्य नहीं होगा, यहाँ पर होगा निष्पक्षता के साथ आप होना चाहिए। और नेक्स्ट होगा मॉडरेट, नीदर स्ट्रिक्ट नॉर लीनियंट, या फिर आपको मॉडरेट रहना चाहिए, ना आपको स्ट्रिक्ट रहना चाहिए ना आपको लीनियंट रहना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो मतलब थोड़े से कंफ्यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर आंसर क्या हो सकता है जरा एक बार कमेंट करो, है ना। देखो ए और बी तो बिल्कुल काट दो क्योंकि कोई फर्क नहीं, बिल्कुल स्टिक और बिल्कुल लीनियंट वाला कोई हिसाब नहीं है। अब ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है? ऑब्जेक्टिविटी होती है कि आप बिना किसी बायसनेस के साथ जो सत्य है वो सत्य है, जो झूठ है वो झूठ है, तो वो वाली चीज होती है। तो ये हालांकि यहाँ पर थोड़ा गूगल ट्रांसलेट की वजह से हुआ है, इसका मतलब वस्तुनिष्ठता कह सकते हैं, फिर निष्पक्षता कह सकते हैं। तो जब इवेलुएट कर रहे हैं तो आपको निष्पक्षता के साथ इवेलुएट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू
में। अब ये है मॉडरेट रहनी चाहिए भाई। क्यों? ये तो अब टीचर पर डिपेंड करता है ना कि वो किस तरह से रहेगा। हम कोई क्राइटेरिया सेट नहीं करते कि आप मॉडरेट रहिए, ये हम कभी नहीं सुनते। आपको ऑब्जेक्टिविटी के साथ इवैल्यूएशन करना है, यानी कि आपको निष्पक्ष रहना है आपकी उसमें इवैल्यूएटिंग के टाइम पे। अगर आपका कोई फेवरेट बच्चा भी है तो फर्क नहीं पड़ता है, आप स्ट्रिक्ट हैं, लीनियंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके लिए सारे बच्चे समान रहेंगे और आपको निष्पक्ष होकर जो है उसका इवैल्यूएशन करना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। पीयर ग्रुप्स रेफर्स टू, तो पीयर ग्रुप क्या होता है ये बताना है आपको, यानी कि सहपाठी समूह, आई थिंक ये होता है शायद, है ना। इसकी हिंदी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है। पीयर ग्रुप रेफर्स किसको कहते हैं हम ये? तो देखो पीयर ग्रुप वैसे सेम एज के बच्चे होते हैं जो एक साथ खेलते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, बडीज हो सकते हैं, तो ये सब हो सकते हैं, फ्रेंड्स, बडीज, ट्रूप्स वगैरह, ठीक है। फैमिली मेंबर्स नहीं होंगे, ऑल ऑफ द अबव भी यहाँ पर आंसर नहीं होगा क्योंकि फैमिली मेंबर नहीं है। अब देखो ये है पीपल ऑफ रफली द सेम एज, है ना, ये है कि लगभग एक ही उम्र के लोग, लेकिन इसमें ये भी शामिल होते हैं, साथ ही साथ फ्रेंड्स भी होते हैं, बडीज, ट्रूप्स। तो यहाँ पर ऑप्शन बी को ज्यादा सही मान सकते हैं अगर ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही फैक्टर लिखा हुआ है कि सिर्फ एक ही सेम एज के जो बच्चे होते हैं, लेकिन इसमें फ्रेंड्स भी आते हैं, क्लासमेट्स भी आते हैं, ठीक है, जो टोलियों में बच्चे खेलते हैं वो भी होती है यहाँ पर, तो सारे आते हैं। तो हम ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पर ठीक मान सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं स्पेशल एजुकेशन। दिस इज एन इजी क्वेश्चन। स्पेशल एजुकेशन क्या करती है? जनरल टीचर की नीड्स को पूरा करती है, हेल्प डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स टू मास्टर ए स्किल, डिफरेंटली एबल जो बच्चे हैं उनको हेल्प करती है, केटर टू द नीड्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, सभी बच्चों की नीड्स को केटर करती है, या फिर हेल्प डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स टू रिलेट विद अदर्स इन ए बेटर वे। तो ये बताना है। देखिए जो स्पेशल एजुकेशन का क्राइटेरिया आया था वो बेसिकली डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए ही आया था, लेकिन किसी एक स्किल को मास्टर करने के लिए नहीं आया, तो बी हट जाएगा। जनरल टीचर की नीड्स को पूरा नहीं करती है, सभी बच्चों की नीड्स को केटर नहीं करती है स्पेशल एजुकेशन, ये हेल्प करती है डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स को कि वो रिलेट कर पाए दूसरों के साथ एक बेटर वे में। तो अकॉर्डिंग टू मी ये होगा कि स्पेशल एजुकेशन इसीलिए आई है कि जो डिफरेंटली एबल बच्चा है वो रिलेट कर पाए दूसरों के साथ, मतलब स्पेशली एजुकेट कर रहे हैं आप उस बच्चे को। स्पेशल एजुकेशन आप सभी को पता है कि उन बच्चों के लिए होती है जो डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, और क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट है तो वहां पर ये है कि सब बच्चों के साथ वो पढ़ेंगे, दूसरों के साथ रिलेशन में रहेंगे। वो कहते हैं ना कि पीयर कोऑपरेशन, इन चीज कोऑपरेशन हो गया, कोलैबोरेशन हो गया, इन चीजों को ज्यादा प्रमोट करना होता है। तो हम मान सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही होना चाहिए। स्पेशल एजुकेशन इज हेल्प्स डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स टू रिलेट विद अदर्स इन ए बेटर वे, छात्रों की मदद करता है स्पेशल एजुकेशन। नेक्स्ट है चिल्ड्रंस एटीट्यूड्स टुवर्ड्स पर्सन्स ऑफ डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स आर जनरली बेस्ड ऑन। अगर बच्चों का एटीट्यूड है किसी डिफरेंट एथनिक ग्रुप का, जैसे सपोज एक कम्युनिटी का बच्चा है और दूसरी कम्युनिटी के बच्चे हैं, तो ये इस बच्चे के साथ, एक कम्युनिटी का बच्चा दूसरे कम्युनिटी के बच्चे के साथ जो है किस तरह का बिहेवियर करेगा, ये किस पर डिपेंड करता है। भाई बच्चा अपने सिबलिंग के एटीट्यूड को देखता है, अपने पीयर्स के एटीट्यूड को देखता है, पेरेंट्स के एटीट्यूड को देखता है, या फिर इन्फ्लुएंस ऑफ टेलीविजन। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल क्लियर कट है, ऑप्शन नंबर सी, अपने माता पिता के एटीट्यूड को देखेगा। हम बचपन से ही सोशलाइजेशन प्रोसेस में होते हैं, तो उस प्रोसेस में अगर हमें ये सिखाया जाता है, आप लोगों को भी पता होगा, हम सबको पता है कि भाई अगर हम ब्राह्मण हैं, अहीर हैं, या फिर जो भी हमारी जाति होती है या जो भी होता है, तो हमारा जो कल्चर जो होता है ना हमारा, वो ऐसा होता है कि हम अपने ही कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं। हमें ये सिखाया जाता है कि अपनी ही जाति में रहना, अपने उसमें रहना है, अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं। और ये कहाँ से आता है? ये हमारे पेरेंटिंग होती है वहीं से स्टार्ट हो जाता है। फिर सोशलाइजेशन का प्रोसेस ऐसा ही होता है कि हमारे पेरेंट्स का एटीट्यूड जो है हमें ढलने लगता है, ठीक है। और इसमें कि सिर्फ पीयर्स और सिबलिंग्स का इतना रोल नहीं होता जितना पेरेंट्स का रोल होता है, कि वही सिखाते हैं कि हमें किस कम्युनिटी में जाना है, किस कम्युनिटी के लोगों से बात करनी है, किस कम्युनिटी में शादी करनी है, जो भी होता है वो सब कुछ पेरेंट्स पर डिपेंड करता है। तो दूसरे एथनिक लोगों के साथ हम किस तरह से हमारा एटीट्यूड होगा वो डिपेंड करता है कि हमारे पेरेंट्स का एटीट्यूड क्या है, मतलब उन्हीं से आता है हमें बेसिकली। नेक्स्ट है द आइडिया ऑफ टीचिंग द चाइल्ड इन द फिलोसफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म इन एजुकेशन मीन्स टीचिंग स्टूडेंट्स टू बी ए गुड। इसका तो क्लियर कट आंसर मुझे पता है, मतलब ये मैं आपको बता सकती हूँ। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, नागरिक, ठीक है। कहता क्या है कि प्रैग्मेटिज्म जो फिलोसफी ऑफ एजुकेशन है, ये सोशल चेंज की बात करती है, चेंजेस की बात करती है। ये कहती है कि भाई जो भी चीजें हैं लाइफ में वो फिक्स नहीं है, वो चेंज होती रहती हैं। आप एक्सपीरियंस के थ्रू उनको चेंज कर सकते हैं, और इसी तरह से ये सोशल चेंज की भी बात करती है, ठीक है। और इनका मानना यह है कि आपको बच्चों के अंदर वो वैल्यूज डेवलप करनी है, ठीक है। वो वैल्यूज डेवलप करनी है कि वो
मतलब जो चीजें गलत हो रही है उनको चेंज कर सके, और मतलब समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ सके, और वो सोसाइटी में जितनी भी गलत चीजें हैं उनको बदल सके या फिर अच्छी चीजों को प्रमोट कर सके। तो एजुकेशन का रोल ये होना चाहिए कि वो स्टूडेंट को एक अच्छा नागरिक और एक जिम्मेदार नागरिक बनाने में अहम रोल प्रदान करे, अगर हम सोशली इसको देखें तो। ठीक है, सिर्फ साइंटिस्ट बनाना है कि सिर्फ थिंकर्स, आइडियाज को तो ये ज्यादा प्रमोट करते ही नहीं है, प्रैग्मेटिज्म, ये रियलिटी की बात करते हैं और ये एक्सपीरियंसेस की बात ज्यादा करते हैं कि जो यहाँ पर एक्सपीरियंस मिल रहा है हमें वो ज्यादा वैलिड है। ये नहीं कि आप सिर्फ एक आइडिया को फॉलो करो, आइडिया को मत फॉलो करो, आप पूरा एक्सपेरिमेंट करो और देखो कि क्या हमारे लिए रेलिवेंट है उसको अपनाओ और जो नहीं रेलिवेंट है उसको छोड़ दो। ठीक है, सिर्फ लर्नर्स बनाना है ये तो कुछ होगा ही नहीं, शिक्षार्थी बनाना है तो साइंटिस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। थिंकर्स और सिटीजन में अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप इसको कहीं से भी चेक कर सकते हैं, इसका आंसर जो है नागरिक ही आएगा। ठीक है, सो गाइस ये थे आज के 10 क्वेश्चन। आई होप यू लाइक इट। अगर एक दो क्वेश्चन में वेरिएशन आए, आपको लगता है कि ये क्वेश्चन गलत है या फिर मतलब ठीक है, उसका थोड़ा डिस्कशन कर लेना, थोड़ा सर्च करें ना, क्योंकि सभी के आंसर जो है थोड़े बहुत वेरी हो सकता है, एक दो क्वेश्चन में आपको डाउट हो सकता है, क्योंकि मैंने अपने अकॉर्डिंग बताया है। ऑब्वियसली मेरे पास ना ऑफिशियल आंसर की है, लेकिन स्टिल अगर आप लोग खुद भी सर्च करेंगे थोड़ा सा तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द जोरावर क्लासेस।